वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप यहां पर स्लाइड पर देख ही रहे होंगे, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कार्डिक साइकिल के ऊपर और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैं बता दूं, मेरा जो चैनल है वो एस्टेट और आप अगर एचपीएससी स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस या फिर एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या ईएमआरएस में आप पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं जो आपको प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो पूछे जा चुके हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो अभी फिलहाल हमारा थ्योरी बैच चला हुआ है। इस थ्योरी में मैं आपको यहाँ पर कार्डिक साइकिल और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करता हूँ और जल्दी ही हम ये पूरी जो सीरीज है इसको कंप्लीट करने के बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कार्डिक साइकिल के बारे में। और इस कार्डिक साइकिल की अगर बात करें तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा ये साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है आपको हार्ट के अंदर देखने को मिलता है जब हमारा ब्लड पंप होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। जब ब्लड को पंप करेगा तो उस दौरान कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है आपको देखने को मिलती है। उसी कंडीशन को हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। और यहाँ जो कार्डिक साइकिल है वो 3 स्टेजेस में आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सबसे पहला है आपका यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल को कुछ इस तरीके से समझे कि आपके पास जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर है, चारों के चारों चैम्बर बिल्कुल रिलैक्स पोजिशन में रिलैक्स होंगे तो बहुत तेजी से क्या होगा, उनके अंदर ब्लड फिल होगा। तो जब ब्लड फिल होगा तो याद रखिए उसके लिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल का ओपन होना जरूरी है। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वॉल है जैसे ही ओपन होते हैं तो ब्लड क्या है, राइट और लेफ्ट एट्रिया से सीधा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर क्या है जाना स्टार्ट कर देता है। और इस कंडीशन में आपको ये भी याद रखना है कि जो सेमिल्यूनर वाल्व होती हैं वो क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। तो इस कंडीशन को हम जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना है एट्रियल, जिसको हम ऑरिकुलर सिस्टोल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो है साइनो एट्रियल नोड ये एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, जनरेट करेगा। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो इस दौरान दोनों के दोनों एट्रिया क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दोनों के दोनों एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इस कंडीशन को हम एट्रियल सिस्टोल के नाम से जानेंगे। और यहां आपको मैं बता देता हूं ये क्या करता है, इंक्रीज द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। कहने का मतलब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा दोनों एट्रिया क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दोनों एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होते ही जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत तेजी से वेंट्रिकल्स की तरफ जाएगा। लगभग 30% क्या है आपको यहाँ पर ब्लड का जो फ्लो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब भी हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें तो याद रखें यहाँ जो एक्शन पोटेंशियल है ये वेंट्रिकुलर साइड पर आपको एवीएन मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और एवी बंडल फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ हिस, जहां पर बंडल ऑफ हिस क्या है, प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। अब याद रखें, आप देखें ऐसे नोड ने जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था तो तुरंत क्या हुआ, दोनों के दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, है ना। अब उसी कंडीशन में जस्ट नीचे एवी नोड जिसको हम पेस सेटर के नाम से जानते हैं उसको जैसे ही एक्शन पोटेंशियल मिलेगा, जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल लेगा वो एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा जाएगा। इस दौरान मैं आपको बता देता हूं जो एट्रिया है वो वापस डायस्टोलिक कंडीशन में क्या है, मूव कर जाते हैं, मतलब रिलैक्स पोजीशन में चले जाते हैं। वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है वो क्या करते हैं, वेंट्रिकुलर प्रेशर को बढ़ा देते हैं। अब वो बढ़ाते क्यों है, क्या कारण है, देखिए कॉजिंग, उससे क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, ताकि जो ब्लड का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ना हो, मतलब एट्रिया की तरफ ना हो। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें जो सेमील्यूनर वॉल जो बंद थी वो क्या हो जाएंगी, ओपन। और जैसे ही सेमील्यूनर वॉल ओपन होंगी
तो आपको ध्यान रखना है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, कहां से? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। और वहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से एंटर करेगा? एंटर द एओर्टा, वो भी कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल ओपन होगी तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाएगा और वहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? 3 चीजें बताई। जॉइंट डायस्टोल बताया जिसमें चारों के चारों चैम्बर क्या थे? बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में थे। फिर मैंने आपको बताया एट्रियल सिस्टोल जिसमें एसए नोड ने क्या किया? एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और उस दौरान क्या हुआ? एट्रियम क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जो ब्लड है बहुत तेजी से कहां आया? वेंट्रिकल्स के अंदर आया। लगभग 30% क्या बढ़ गया था? उसका फ्लो रेट बढ़ गया था। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर क्या होगा? याद रखिएगा एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और एवी बंडल, जहां पर बंडल ऑफ हिस क्या है? प्रेजेंट होते हैं। ये वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को क्या करते हैं? मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उनको एक्शन पोटेंशियल देने का काम करते हैं। जैसे ही देंगे तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहलाएगा। इस दौरान क्या होगा? इस दौरान आपको याद रखना है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल बंद हो जाती हैं। ठीक है, और वहीं दूसरा सेमिल्यूनर वॉल क्या हो जाती है? ओपन। इतनी कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जो वेंट्रिकल्स हैं अब क्या हो जाएंगे? रिलैक्स पोजीशन में आ जाए, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा और यहाँ पर वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है बहुत तेजी से फॉल करेगा। और क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? जो क्लोजर हो चुका था, क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल, जो क्या करेंगे? बैकफ्लो होने से बचाने का काम करेंगे ताकि जो ब्लड है वापस वेंट्रिकल्स के अंदर ना चला जाए। और वहीं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल दोबारा से क्या हो जाएंगी? ओपन हो जाएंगी बाय द प्रेशर ऑफ द एट्रिया। अब आपको याद रखना है जो वेंट्रिकल्स हैं एट्रिया फिर दोबारा से जॉइंट डायस्टोल में चले जाएंगे और ये जो प्रोसेस है लगातार क्या होता रहता है? रिपीट होता रहता है। और एक कार्डिक साइकिल जो कंप्लीट होती है वो लगभग 1 सेकंड से भी कम, मतलब 0.8 सेकंड में क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। और हमारी जो हार्ट बीट है वो कार्डिक साइकिल के क्या है? बिल्कुल बराबर होती है। अगर हम अपनी नॉर्मल हार्ट बीट की बात करते हैं तो 70 to 75 टाइम्स पर मिनट होती है और अगर हम एवरेज निकालें तो हम क्या बोलते हैं? 72 टाइम्स क्या है? हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो धड़कती है, मतलब हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था एस्टेट के अंदर भी। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मैं आपको बता देता हूं, ब्लड का वो वॉल्यूम जो पंप होता है हर वेंट्रिकल से ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। ये लगभग 70 ml के आसपास होता है। कितना होता है? 70 ml। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, करेक्ट है। 70 ml आपको यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है ना तो वो 70 ml होता है। कितना होता है? 70 ml। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आता है वो है कार्डिक आउटपुट। अब कार्डिक आउटपुट कैसे निकालते हैं? अब मैं बता दूं यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या होता है? यहाँ पर पंप होता है हर वेंट्रिकल से पर मिनट। ध्यान रखिएगा, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, उसको कार्डिक आउटपुट कहा जाता है, जिसको हम इस तरीके से बता सकते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है हार्ट रेट से, तो भैया स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? तो हमने कहा 70 ml और हार्ट रेट कितना है? 72। तो इसका मतलब ये लगभग आपका 5000 मिलीलीटर आ जाएगा। इट मींस कि 5 लीटर क्या है? यहाँ पर जो ब्लड है पंप होता है। कार्डिक आउटपुट की अगर मैं बात करता हूं एथलीट की, तो उसकी कार्डिक आउटपुट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपैरिजन टू द नॉर्मल पर्सन। हार्ट साउंड की बात कर लेते हैं। हार्ट साउंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बताता हुआ चलूं, जब भी कार्डिक साइकिल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 बार क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। पहली जो साउंड है उसको लब कहा जाता है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होती है? बंद होती है। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होती है तो उस दौरान साउंड आती है लब। और जो दूसरी जो साउंड आती है सेमिल्यूनर वॉल्व के बंद होने पर, उसको हम बोलते हैं डब। तो लब डब ये साउंड क्या है? आपको सुनाई देती है। तो हमारी एक हार्ट बीट में एक लब होता है और एक क्या होता है? डब। ठीक है जी, ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। याद रखना है आपको, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने पर कौन सी साउंड आती है? लब। और वहीं सेमिल्यूनर वॉल्व के बंद होने पर कौन सी साउंड आती है? तो आप कहेंगे डब।
और एक हार्ट बीट में क्या है, एक लब और एक डब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की। एक इंस्ट्रूमेंट है और यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपको मैं बता देता हूं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल के दौरान आपको एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, ग्राफिकल फॉर्म में क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है, उसी को ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। और ये जो आप बात कर रहे हैं टू गेट एन ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक जो पेशेंट होते हैं उनको मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। उस मशीन में कितने लीड्स होती हैं, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स क्या हैं आपको देखने को मिलेंगी। उनमें से एक आपको क्या है, दोनों रिस्ट के ऊपर लगानी होती है, मतलब दोनों हाथ की रिस्ट के ऊपर लगाई जाती हैं, और तीसरी जो है लीड, इलेक्ट्रिकल लीड, उसको लेफ्ट एंकल के ऊपर क्या है लगाया जाता है, और ये मॉनिटर करता है हार्ट एक्टिविटी को। डिटेल्ड इवैल्यूएशन जो है हमारी हार्ट फंक्शन की वो मॉनिटर की जाती है। मल्टीपल लीड्स क्या किए जाते हैं, फिर अटैच किए जाते हैं हमारे चेस्ट रीजन में। अगर हमें क्या करना है, हार्ट के फंक्शन को डिटेल फॉर्म में क्या है जानकारी लेनी है, तो हमारे चेस्ट रीजन के ऊपर भी मल्टीपल लीड्स क्या है लगा दी जाती है। ईसीजी के अंदर आपको ये वेव्स क्या है आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए। पहला है पी वेव। पी वेव रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेशन, जिसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, ऑफ द एट्रिया ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन जब होती है ना एट्रियम की, तो वहां पर क्या होता है, पी वेव क्या होती है, जनरेट होती है। और वहीं क्यू आर एस की अगर मैं बात करता हूं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं डीपोलराइजेशन को, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब जब वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं उस दौरान, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे, क्यू आर एस वाला। और वहीं टी वेव की अगर मैं बात करता हूं, ये बात करते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में आ जाते हैं। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ आपको इस प्रकार से क्या है देखने को मिलेगी। देखिए हार्ट बीट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, ये पी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। एट्रियल क्या है यहाँ पर, सिस्टोल, और फिर क्यू आर एस वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपको देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पर वेंट्रिकुलर क्या आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर रीपोलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब जॉइंट डायस्टोल क्या है आपको देखने को मिलेगा। फिर दोबारा से क्या होगा, ये पी वेव स्टार्ट होगा। ये जो वेव है ना आपको क्या है याद रखनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए अगर ईसीजी के अंदर डेविएशन आपको देखने को मिलती है, ऐसा ग्राफ आपको अगर मान लीजिए देखने को नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन को कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है या फिर कोई बीमारी है। तो इसका मतलब वहां पर ईसीजी क्या है, हैज ए ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसके बहुत सारे फायदे हैं, मतलब तुरंत क्या है हमें ये पता चल जाता है कि हार्ट नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब आप डॉक्टर बनेंगे तब आपको ये चीजें और बेटर तरीके से क्या है पता चलेंगी। अगर आप टीचर हैं तो आपको ये क्या है प्रॉपर तरीके से बच्चों को क्या करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा कि पी वेव को क्या कहते हैं हम, क्यू आर एस को क्या कहते हैं, और टी वेव को क्या कहा जाता है, ठीक है, और ये किस प्रकार से प्रोसेस चलता है। अब बारी है नेक्स्ट टॉपिक की, जिस टॉपिक के अंदर आज हम चर्चा करेंगे डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस दौरान सर्कुलेशन, इट इज द सर्कुलेशन, ये एक सर्कुलेशन प्रोसेस है जिस दौरान जो ब्लड है वो हमारा फ्लो करता है थ्रू द हार्ट ट्वाइस फॉर कंप्लीटिंग इट्स सर्किट। मतलब कि हमारे हार्ट के द्वारा जो ब्लड है अगर 2 बार फ्लो करता है एक सिंगल सर्कुलेशन के दौरान, तो उसी को हम डबल सर्कुलेशन कहेंगे। इनमें 2 टाइप के सर्कुलेशन देखने को मिलेंगे। पहला तो है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा कहलाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा लंग्स और हार्ट के बिटवीन। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगा, लंग्स में। लंग्स से कहां जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम तक क्या है ये पहुंचेगा। तो एक प्रकार से अगर देखें तो हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे हार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से कहां जाता है, हमारे लंग्स में जाता है वाया पल्मोनरी आर्टरी, और वहीं से लंग्स से क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है हमारा, तो हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम में आता है वाया पल्मोनरी वेन्स। तो इस टाइप की सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानेंगे। वहीं अगर हम चर्चा करें यहां पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन की,
तो आपको बता दूं, यहाँ जो सर्कुलेशन है वो आपको हार्ट और वेरियस बॉडी पार्ट्स के बीच में देखने को मिलेगा। देखिए, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, हम बात करेंगे हमारे टिश्यूज तक जाने का काम करेगा। किसके थ्रू जाएगा, वाया एओर्टा। फिर एओर्टा से जाएगा आर्टरीज में, आर्टरी से जाएगा एट्रियोल्स, फिर आर्ट्रियोल से कहाँ जाएगा, कैपिलरीज, और फिर पहुंच जाएगा कहाँ पर, टिश्यूज के। और फिर टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा कहाँ पर, हमारे फ्रॉम टिश्यूज से कहाँ जाएगा, वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वेन्स में, फिर वेना केवा, और फिर उसके बाद राइट एट्रियम में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, पहुंचेगा। याद रखें, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हमारे टिश्यूज से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हैं और उसके अलावा हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उसको वो क्या करते हैं, एलिमिनेट कराने का काम करते हैं। अगला आता है हमारे पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जिसके अंदर आपको हिपैटिक पोर्टल वेन जो क्या करती है, ब्लड कैरी करती है, कहां से, इंटेस्टाइन से क्या करती है, ब्लड कैरी करने का काम करती है। और टू द लीवर, ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर। तो इसका मतलब हिपैटिक जो पोर्टल वेन है वो ब्लड को क्या करेगी, इंटेस्टाइन से लेगी और लीवर में ले जाने का काम करेगी। और बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, याद रखना सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर डिलीवर करने से पहले आपको ये प्रोसेस देखने को मिलेगा, उसको हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के नाम से क्या है, हम जानेंगे। अब बात आती है यहाँ पर कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। अब ये जो सिस्टम है, कोरोनरी जो वेसल्स हैं ये क्या करती हैं, सर्कुलेट करती हैं ब्लड को टू एंड फ्रॉम कार्डिक मस्कुलेचर, मतलब हार्ट के अंदर ही आपको ये प्रोसेस क्या है देखने को मिलेगा। हार्ट से क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी और वापस क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पहुंचाने का काम करती है, तो आपको बता देता हूं, राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो ये कहलाता है कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आपके पास यहाँ पर डबल सर्कुलेशन का क्या है, डायग्राम आपको प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। आप यहाँ पर दो टाइप के सर्कुलेशन देख पा रहे होंगे। तो देखिए, सबसे ऊपर वाला जो सर्कुलेशन है आपको जो नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जानेंगे। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसको नाम बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के नाम से जानेंगे। और इन दोनों सर्कुलेशन को मिला के क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो, जब हमारे हार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, लंग्स में, और लंग्स से वापस हार्ट में आए तो क्या कहलाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और वहीं हमारी बॉडी से हार्ट की तरफ क्या जाए, ब्लड जाए, और हार्ट से कहाँ जाए, हमारी वापस बॉडी में ब्लड आए, तो उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहेंगे। और सिंगल यहाँ पर सर्कुलेशन के दौरान जब हार्ट के द्वारा ब्लड को 2 बार फ्लो कराया जाता है तो उस कंडीशन को हम डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। फिर उसके बाद हम यहाँ चर्चा करेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। आज के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। तो याद करना भाई, जो नॉर्मल जो एक्टिविटी है हमारी हार्ट की, ये क्या होती है, ऑटो रेगुलेटेड होती है, मतलब अपने आप रेगुलेट हो जाती है, वो भी नोडल टिश्यूज की सहायता से। और इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, मायोजेनिक हार्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मेडुला ऑब्लेंगेटा ये क्या करते हैं, कार्डिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करते हैं थ्रू द एएनएस। एएनएस की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर 2 पार्ट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेटरी, जिसमें एक आ जाएगा सिस्टेमिक नर्वस सिस्टम, और इसके अलावा सिस्टेमिक नहीं, आप बोल सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्डिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। देखो, सिंपैथेटिक नर्वस की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, हमारी हार्ट रेट को या हार्ट बीट को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। और वहीं अगर देखा जाए तो जो स्ट्रेंथ है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की और कार्डिक आउटपुट, इसको भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये हमारी हार्ट बीट को डिक्रीज करने का काम करेंगे। इवन यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल और कार्डिक आउटपुट को भी क्या करते हैं, ये कंडक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी क्या करते हैं, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाने का काम करते हैं। ये चीजें क्या हैं, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए।
तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो आपको यहाँ बताता हुआ चलो, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, तो पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और नीट 2013 के अंदर क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया। जब नीट स्टार्ट हुआ था तभी से क्वेश्चन क्या है आपको देखने को मिलेगा। तो पी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपसे क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ लिया गया है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल आपको क्या देखने को मिलेगा, एट्रियल सिस्टोल। और एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी एट्रियम में। जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी तो क्या एक एट्रियम में मिलेगी, नहीं, दोनों एट्रियम के अंदर क्या है कॉन्ट्रैक्शन आपको एक साथ देखने को मिलेगी, उसी को एट्रियल सिस्टोल कहा है। तो आंसर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्यूआरएस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और टी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहेंगे जॉइंट डायस्टोल रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि व्हाट वुड बी द कार्डिक आउटपुट ऑफ ए पर्सन हैविंग 72 बीट्स पर मिनट एंड ए स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 50 ml। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कार्डिक आउटपुट निकालनी है, ठीक है, तो हार्ट बीट आपको पता होनी चाहिए। तो भैया हार्ट बीट कितनी है, तो आपको यहाँ पर दे रखा है कितनी 72 बीट्स पर मिनट, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दे रखा है 50 ml दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है, कार्डिक आउटपुट निकालना है। तो आपको क्या करना है भाई, 72 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 50 से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, और तो ये कितना होगा टोटल 36 ml आ जाएगा, है ना। तो मतलब 3.6 लीटर आ जाएगा, है ना, 3600 ml या फिर 3.6 लीटर क्या है आपका आंसर होगा। और आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है 42 का, वो क्या है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। कार्डिक एक्टिविटी वुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, टेक द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको सही आंसर क्या करना है यहाँ पर बताना है। क्या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है हार्ट रेट को और स्ट्रोक वॉल्यूम को, तो आपका जवाब होगा नहीं। यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को स्टिमुलेट करने का काम करता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, हाँ जी करता है। अगला क्वेश्चन है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीजेस द हार्ट रेट बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, नहीं, डिक्रीज क्या करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम करेगा। सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीजेस द हार्ट रेट बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, ये भी गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को, क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 43 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 अगर आप ध्यान से देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स ए फेज इवेंट इन कार्डिक साइकिल इन ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आपको बताना है जो बिल्कुल सही यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं। वेंट्रिकुलर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करता है। तो 44 का जो आंसर क्या होगा यहाँ पर, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही। टाइम बिटवीन एस एंड टी रिप्रेजेंट एट्रियल सिस्टोल, नहीं, ये गलत रहेगा। पी वेव इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, जॉइंट डायस्टोल को क्या करता है, डिनोट करता है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है 45th क्वेश्चन आपके सामने। अब आपको दिया हुआ है यहाँ पर it is the given that the end diastolic volume and end systolic volume of blood are 130 ml and 60 ml respectively in a normal resting person. Calculate the following. क्या क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और कार्डिक आउटपुट भी क्या करना है, आपको कैलकुलेट करके बताना है कि वो कितना होगा। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है 130 में से 60 को माइनस करना है। तो 130 में से 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। तो 70 ml तो आपका हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है भाई, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कार्डिक आउटपुट बताना है आपको, कि क्या बताना है, कार्डिक आउटपुट बताना है, तो वो कितना होगा,
तो वो आपको निकालना पड़ेगा। किस तरीके से निकालेंगे भाई कार्डिक आउटपुट? तो कार्डिक आउटपुट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? हार्ट बीट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट बीट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आप देखिए आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है और हार्ट बीट कितनी है वो आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, लेकिन इसका जो आंसर बनेगा वो 5.25 लीटर बनेगा। कैसे बनेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट, क्योंकि एक तो चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, लेकिन जो कार्डिक आउटपुट है वो किस तरीके से निकाला जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं बता दूंगा। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन को डिटेल में क्या है आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आप यहाँ पर देखेंगे, डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी? तो आप कहेंगे ह्यूमंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 4 चैम्बर क्या है? हार्ट होते हैं। और यहाँ पर हार्ट क्या करता है? ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ब्लड को फ्लो कराने का काम करता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? कनेक्टेड बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड। तो याद रखिएगा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो ये आंसर हो जाएगा आपका 47 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। याद रखिए लीवर है ना, ये डी ऑप्शन है भाई, है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। हेपेटिक वर्ड ही किससे है? लीवर से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, Which one of the following circulation is not a type of the systemic circulation? आपको बताना है इनमें से कौन सा सर्कुलेशन सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है। कोरोनरी सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन या रीनल। तो आप कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं है, ठीक है भाई। तो ये थे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या करें? शेयर करें, ताकि जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। और अभी आपको मैं बता देता हूं कि अक्टूबर में आप लोगों का एस्टेट का जो है एग्जाम होने जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से करते रहिए। और अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपना जो भी मतलब प्रॉब्लम है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आपको जो प्रॉब्लम है उसका सॉर्ट आउट हम कर देंगे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मुलाकात करेंगे और कल इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।